नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और छोटी खबर। आपसे सरोकार रखने वाली खबर का ये है बुलेटिन। तो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने वाला हरियाणा का दूसरा जिला फरीदाबाद बन गया है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। फरीदाबाद के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है, सुनिए। इलाज मिल सके इसलिए कई बार निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के बाद में और सरकारी अस्पताल ऐसे जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए, अब वहां आयुष्मान से वो लाभ उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर फरीदाबाद ज़िले की बात करें तो हरियाणा में दूसरे नंबर पर है जो लोगों का आयुष्मान भारत के तहत इलाज कर सका है पिछले साल 1 साल में। और इसी को लेकर हमारे साथ में डॉक्टर सविता यादव हैं जो फरीदाबाद की पीएमओ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आयुष्मान भारत की सफलता कहें इसे, या डॉक्टरों का इस तरह से जो इस तरह इलाज कर रहे हैं उनकी उपलब्धि कहें जो दूसरे नंबर पर फरीदाबाद को देखा जा रहा है, इसमें मैं कहूँगी दोनों ही कहेंगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चलाई गई है, आयुष्मान भारत पीएमजेबी जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ी सफलता रही है। और साथ ही हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वे भी बहुत काबिल हैं और बेहद अच्छे ऑपरेशन भी करते हैं और जटिल कठिन ऑपरेशंस भी यहाँ पर अब किए जाते हैं सिविल हॉस्पिटल्स में। एक सवाल और भी है आपसे कि डॉक्टरों को लेकर एक तरह का लोगों के बात मन में जहन में ये रहता है कि सरकार अस्पताल में जाएंगे तो उनको इलाज नहीं मिलेगा बेहतर तरीके से। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप क्रिटिकल चाहे ऑपरेशन की बात करें, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे बाकी बीमारियों का भी, तो क्या हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं उनकी उपलब्धता है? डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर्स हैं जो ये इतने कठिन ऑपरेशन जो कर रहे हैं, वो जो मैं बता रही हूँ उनका आउटकम भी बहुत अच्छा है। किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस या दिक्कत नहीं आई है। मैं बल्कि गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे पास हमारे सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में इतने अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। डॉक्टर उपलब्ध हैं उन लोगों के लिए जो आयुष्मान भारत का जिनके पास में कार्ड है, क्या कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप तक यहाँ उनसे कई बार सरकारी जो अस्पताल थे वो पिछड़ते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में देखे जा रहे थे, तो अब इस योजना से या बाकी तमाम चीज़ें इतनी अच्छी हो गई, बेहतर हो गई कि अब टक्कर देने की स्थिति में या उनसे भी बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल टक्कर देने की स्थिति में, क्या ऑलरेडी टक्कर दे ही रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी। बिल्कुल जी, तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सविता यादव जो फरीदाबाद की पीएमओ है, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य आयुष्मान भारत के तहत जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उसमें फरीदाबाद दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। और उनका साफ तौर से कहना यही है कि जो निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य हॉस्पिटल हैं उनसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में और सरकारी अस्पताल हैं और यहाँ आयुष्मान के तहत लोग लाभ उठा सकते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फरीदाबाद जिला जेल में लगातार कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं और अब तक 32 कैदी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इनमें 15 कैदियों को स्वस्थ होने के बाद वापस जेल भेजा गया है, लेकिन 17 कैदी अभी भी अस्पताल में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। फिलहाल हमारे कोविड हॉस्पिटल में 17 मरीज एडमिट हैं और स्थिति काफ़ी काबू में है। किसी को भी वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ज़्यादातर पेशेंट्स वैसे प्रिजनर्स हैं। तो अगर ये प्रिजनर्स की बात करें तो अब तक कितने एडमिट हो चुके हैं कोविड के दौरान प्रिजनर? कोविड के दौरान में 32 प्रिजनर्स एडमिट हुए हैं। फिलहाल कितने हैं? फिलहाल 17 मौजूद हैं। उनका इलाज चल रहा है? जी, उनका इलाज चल रहा है और सब ठीक हैं। कहने का मतलब कोई भी सीरियस नहीं है। तो अब 15 सही होकर जा चुके हैं यहाँ से? जी, वो बिल्कुल ठीक होके जा चुका है। एक्चुअली उनको होम आइसोलेशन वाला ही जो रिक्वायरमेंट था, ऐसे कोई सीरियस नहीं था। अच्छा। तो फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के अब तक 45 मरीज मिले हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि इनमें से 44 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुके हैं, जबकि एक मरीज की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता के मुताबिक लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी मामले में मरीज को अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। उनसे बातचीत हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा ने की है। में ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर इस वक्त हम
फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता जी के पास हैं। आइए जानते हैं कितने ओमिक्रॉन के केस ट्रेस हुए हैं और उनकी पोजीशन क्या है और कितने ठीक हो चुके हैं और कितना पैनिक लोगों को नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। आइए जानकारी लेते हैं। स्वागत है सर। हम धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर टोटल 45 केस ओमिक्रॉन के आए हैं। 32 पहले थे, उसमें 13 और ऐड हो गए हैं, लेकिन सारे ही मरीज़ होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो गए। एक मरीज़ अभी पॉजिटिव है, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसका टेस्ट कराएंगे तो ओमिक्रॉन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में रहें, प्रॉपर दवाइयाँ लें, रेस्ट करें और पानी खूब पिएँ और अपने मास्क लगा के रखें। जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। ये सभी केस जल्दी ही ठीक हो रहे हैं। तो पहले जिस तरह की दहशत थी कि ओमिक्रॉन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, तो उसको लेकर आप क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे? ओमिक्रॉन जो अब तक हमारे पास केसेस आए हैं और गुड़गांव और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आए हैं, वो तेज़ी से तो फैल रहा है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है। सभी मरीज़ होम आइसोलेशन के अंदर ठीक हो रहे हैं। तो हम सब ने पैनिक नहीं करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट और होम आइसोलेशन रखना है, जिससे कि आप ठीक हो सको। तो ये ओमिक्रॉन के जो भी केस हैं, ये लोकल स्तर के हैं या सारे ही विदेशों से आए हुए हैं? नहीं, काफ़ी सारे लोकल स्तर के हैं। इसमें से 23 केसेस हैं जिसमें फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है, बाकी एक की कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, बाकी सब लोकल ही लेवल पे है। तो अगर आखिरी सवाल, जो लोग हैं जो अभी संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, वो ओमिक्रॉन का खौफ भी उनमें फैल रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहनें, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। यदि आपको कोरोना हो जाता है तो होम आइसोलेशन में रहें जब तक कि आप में कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं आते हैं। यदि सिम्टम है तो फिर आप आगे अपना इलाज कराएं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है, ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, उसी से आप ठीक होंगे। तो अगर ओमिक्रॉन का जो केस होता है उनको वैसे किस तरह का डायग्नोज किया जाता है? ये जीन सीक्वेंसिंग के थ्रू पता पड़ता है कि कौन सा वेरिएंट है, उसके अंदर ओमिक्रॉन का पता पड़ता है। तो उनका जो इलाज है, किस तरह की मेडिसिन या खान पान कैसा होना चाहिए? जनरल जो इलाज है और कोरोना के पेशेंट का सेम इलाज इन्हीं का है। और पानी खूब पीना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, रेस्ट करना है और एहतियात बरतना है, उसी से आप ठीक होंगे। तो ये थे सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता, जिनका कहना था कि ओमिक्रॉन के केस जो भी आए हैं वो तमाम घर पर ही ठीक हो गए हैं। किसी किस्म का लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं। कोरोना जैसे ही सिम्टम है और कोरोना की तरह ही इसका इलाज है। इसमें कोई नई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ इसमें घर में होम आइसोलेट होना है, रेस्ट करना है, मेडिसिन खानी है, अच्छी डाइट खानी है। इससे जो है ओमिक्रॉन के पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो रहे हैं। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो कोविड-19 में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने बल्लभगढ़ सोना टी पॉइंट पर लगी लाइट और कैमरों को दुरुस्त करवा करके बिना मास्क लगाने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया है। इसमें खास तौर पर ऑटो में बिना मास्क लगाकर यात्रा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। पुलिस ने ऑटो चलाने वाले चालकों से यह साफ कहा है कि बिना मास्क लगाए वाले लोगों को अगर वो बैठाएंगे तो फिर उनके साथ ऑटो चालक और मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो नलद गाड़ी वही बहुत है। जो नलद गाड़ी वही बहुत है। तो बिना मास्क लगाए लोगों का चालान काटा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि नौकरियों में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पे लगाम और जातिवाद और परिवारवाद के नाम पर जो राजनीति होती आई है, उस राजनीति को हमने खत्म किया है।
और उस पर अंकुश लगाने में भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक कामयाब रही है। कैबिनेट मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया है 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, ये बात भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कही है और 5 ही राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। जो मोहना रोड है, मोहना रोड सबसे बड़ा जाम लोगों की समस्या से जूझते हैं और मंडी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, किसान आते हैं, सारे दिन जाम में खड़े रहते हैं और कॉलोनी के लोग भी जाम में खड़े रहते हैं। 5-6 आकाश सिनेमा का कट है, ब्राह्मणवाड़े का कट है, कहीं यादव कॉलोनी का है, कहीं मलेंडर रोड है, कहीं बाजार का है। तो इसके एलिवेटेड पुल के लिए डीपीआर हमारी तैयार हो रही है और डीपीआर तैयार होने के बाद इससे पुल की सारी फिजिबिलिटी क्लियर होगी, भाई कितने एरिया में पुल होगा, कहाँ कहाँ तक एलिवेटेड पुल जाएगा। अभी आने वाले समय 1 महीना में डीपीआर बन के तैयार होगी, फिर मुख्यमंत्री जाएंगे, फिर इसकी घोषणा करेंगे। वहीं नगर निगम के पूर्व एसडीओ ओपी वर्मा मंगलवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। फरीदाबाद के गोल्फ क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने उन्हें विधिवत तौर पर पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर धर्मवीर भड़ाना ने कहा कि उनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और उनके अनुभव का लाभ भी लोगों को मिलेगा। नगर निगम में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया ताकि मैं अपने यहाँ पर पब्लिक की सेवा कर सकूं, क्योंकि मैं अपनी गरीबी से ऊपर उठाऊं और आज मेरे मन में आम आदमी के लिए दुख दर्द है और जैसे जैसे मैं हाथ जोड़कर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग मुझे साथ दे रहे हैं और आज आम आदमी पार्टी ने भी मुझे अपनी आशीर्वाद दी है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं आम आदमी के दुख दर्द को दूर करने के लिए मैं अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने हृदय से पूरा समर्पित होकर और आप सारे शहर की सेवा करूंगा। आज आम आदमी पार्टी में ओपी वर्मा जी जो पूर्व एसडीओ नगर निगम रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से खुश होकर के काम को देख करके, जिस तरह चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को 35 में से 14 सीटें मिली हैं, उनको देखकर जिस हिसाब से शहर में लोग जुड़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारे पूर्व में एसडीओ रहे हैं साहब और हमारे मित्र हैं, मिलने वाले हैं, उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया जीवन भर और देश के लिए काम किया। उनका यही संकल्प था कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ूं जो बेदाग ईमानदारी से देश में, पूरे प्रदेश में जिसको ईमानदारी का नाम दिया जाता है आम आदमी पार्टी, उसमें रह करके मैं काम करूं। बल्लभगढ़ में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं और किसान सेवा केंद्र पर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। पुलिस की निगरानी में किसानों को यूरिया खाद बांटी जा रही है और यूरिया की कमी की वजह से किसानों में गुस्सा देखने को भी मिल रहा है। तो सर्दी के मौसम में हुई बरसात से गेहूं, गन्ना, सरसों, चना के अलावा सब्जियों में आलू, टमाटर, मटर की फसलों को फायदा होगा। किसानों का ये कहना है कि पिछले साल की तुलना में जिले में बारिश अधिक हुई है और खासतौर से पलवल और हथीन में ये स्पष्ट दिख रही है। कृषि विशेषज्ञों ने बारिश के बाद किसानों को सूरजमुखी की फसल की बुआई करने की भी सलाह दी है। बारिश होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी अब नहीं होगी, इससे भूजल स्तर भी ऊपर आएगा। इसके अलावा जहां पर खारा पानी की समस्या थी ग्राउंड वाटर की वजह से, वहां पर भी अब अच्छा पानी मिलेगा। फसल की सिंचाई अच्छी होगी, गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। सिंचाई के मुकाबले बरसात से फसलों को ज़्यादा फायदा मिलता है और इस मौसम में बरसात होना किसानों के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। तो कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से बारिश अभी हुई है, ये खासतौर से सब्जियों की फसल के लिए बारिश अच्छी है और आगे सूरजमुखी की बुआई के लिए भी कृषि एक्सपर्ट्स ने किसानों को कहा है और गेहूं की फसल भी इससे अच्छी होगी। साथ ही साथ जो खारा पानी की जो समस्या थी उसमें भी सुधार होगा क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल इससे अच्छा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो बरसात हुई है उसकी वजह से किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। और किसानों का भी ये मानना है कि सिंचाई से ज़्यादा बरसात का जो पानी है वो ज़्यादा असर करता है और इसलिए ये बरसात सब्ज़ी बोने वाले किसानों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। और ख़ासतौर से ये वो इलाका है जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल भी काफ़ी नीचे चला जाता है। ऐसे में इस बार जो बारिश हुई है वो ग्राउंड वाटर लेवल को भी बेहतर बनाने में अपना योगदान कर रही है और ऐसे में अब खारे पानी की समस्या से भी निजात मिल सकती है। की फसल में बारिश से बहुत
अच्छा गेहूं बनेगा। और कोहरे से सरसों पर नुकसान है, बाकी जितनी ठंड पड़ेगी इतनी ही अच्छी फसल होगी गेहूं की। किस तरह से फायदा होगा गेहूं की फसल में? गेहूं की फसल बारिश होने से एक तो पूरा बढ़ाव लेगी, बड़ी हो जाएगी और अच्छा गेहूं होगा। देखो, गेहूं की फसल के लिए बरसात बहुत लाभदायक रही है और जितनी धुंध पड़ेगी, जितनी ठंड ज़्यादा रहेगी, गेहूं उतना ज़्यादा फुटाव देगा, ज़्यादा उसमें पैदावार की आशंका वो रहेगी, उम्मीद। और गेहूं की जो तना है, जो पेड़ है, वो मोटा। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन रेणु भाटिया से इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश मंत्री रेणु भाटिया को महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त करने पर ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। कल से ही लोगों के फोन उनके पास लगातार आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह उनको महसूस हो रहा है, किस तरह की खुशी और किस तरह का सरप्राइज उन्हें हरियाणा सरकार ने दिया है। रेणु जी, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? चेयरपर्सन बन चुकी हैं, कल आप सीट ग्रहण करेंगी, कार्यालय ज्वाइन करेंगी जी, क्या कहना चाह रही हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, अपने बहुत ही आदरणीय बड़े भाई स्वरूपा मार्गदर्शक माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, हमारे संगठन के महामंत्री रविंद्र राजू जी का, हमारे हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े जी का, मेरे बहुत अजीज़ मेरे बड़े भाई यहाँ के मंत्री MP कृष्णपाल गुर्जर जी का, यहाँ के सभी विधायकों का, यहाँ के मंत्री मूलचंद शर्मा जी का, मेरे अजीज़ गोपाल शर्मा जी का जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, और सभी उन प्रेमियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ख़ास तौर से मेरी राष्ट्र की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, मुझे आगे बढ़ने का जज्बा मुझ में डाला। मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मैं इस पोस्ट को संभाल सकूँगी। कल कब आपको पता चला ये सरप्राइज हरियाणा सरकार ने आपको दिया? मैं इस समय उत्तराखंड की ड्यूटी पर थी और देहरादून की मैं प्रभारी हूँ और वहाँ पर मैं कार्य कर रही थी। तो एक प्रोग्राम बैठक के दौरान मुझे बार बार जो है चंडीगढ़ से कॉल आ रहे थे। तो मुझे लगा पता नहीं चंडीगढ़ क्या मीटिंग है, क्या है, कॉल आ रहे हैं। तो बैठक के दौरान ही मैंने एक्सक्यूज़ मी करके जब फ़ोन उठाया तो मुझे पता लगा कि इस तरह से मेरी नियुक्ति हुई है और मुझे एक व्यक्ति ने बधाई दी। अचानक से मैं स्तंभ रह गई क्योंकि सरकार इतना बड़ा तोहफ़ा देगी, मेरा संगठन मुझे इतना बड़ा तोहफ़ा देगा, मुझे इतना मुझ पर विश्वास करेगा, इसके लिए मैं एकदम हैरान हो गई। पर मैं उनकी हर तरह से उनकी इस जो है जितना उन्होंने मुझ पर विश्वास किया उसको पूर्ण उस पर खरी उतरूँगी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा पद है, पूरा स्टेट देखना है आपको और बहुत ही जिम्मेदार विभाग है। कितनी बड़ी चुनौतियां मानती हैं इस पद को लेकर? देखिए, अक्सर जितनी मुझे राजनीति के मेरे जितने भी वर्ष हुए हैं 25-26 वर्ष, इनमें मैंने कभी भी हरियाणा में महिला आयोग को बहुत काम करते हुए नहीं देखा था। जब से हमारी सरकार बनी और हमारा महिला आयोग आया तो सबको पता लगा कि आयोग कोई चीज़ है, क्योंकि इससे पूर्व हमने अक्सर केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देखा, उनमें भी विवादों की स्थितियां देखते थे। लेकिन हमारी सरकार के बनने के बाद 2014 के बाद जब हमारा आयोग बना, उसमें चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर, जिनमें मुझे भी एक मेंबर का की तरह कार्य करने का सौभाग्य मिला, तब हम लोगों ने ऐसे महिलाओं के जो है समस्याओं को आखिरी छोर तक देखने का हमें जो मौका मिला, सुलझाने का, समझने का मौका मिला, वो एक बहुत अद्भुत था। यकीन ही नहीं होता था कि कितनी परेशानियों में महिलाएं हैं, कैसे उनकी परेशानियां सॉल्व होंगी। पहली बार जब ये विषय आया उसके बाद डिस्कशन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब महिला थाने खोले, उससे आधी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखा। तो महिला आयोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट महकमा है। अक्सर जब कोई किसी को चेयरमैनशिप के लिए आगे आना होता है तो लोग विभिन्न ऐसे महकमे बोलते हैं
जिनमें उनको लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत वज़नदार महकमे हैं, लेकिन महिला आयोग मुझे लगता है सबसे वज़नदार महकमा है और इसका वज़न महिलाओं की समस्याओं को सॉल्व करने से हल होता है। तो किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी जो शोषण का शिकार होती हैं किसी भी रूप में महिलाएं, तो ऐसी महिलाओं के लिए किस तरह आवाज बुलंद करेंगी, कैसे उनको न्याय दिलाएंगी, किस तरह की प्राथमिकता है? एक मेंबर के नाते भी मैंने अपने फ़र्ज़ को पूरी तरह से निभाने का प्रयास किया पिछले 3.5 वर्षों में, और जब आपके पास एक ऐसी जिम्मेदारी आती है जहां आप अपनी कलम से अपनी बात को बता सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ नया करके दिखाने की। और मैं कोशिश करूंगी, जितना मैंने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा से सीखा है, जितना मैंने भाजपा के संगठन से सीखा है, जितना मैंने अपनी दुर्गा वाहिनी और अपने अन्य विभागों से सीखा है अपनी 30 साल की राजनीतिक शैली में, प्रयास करूंगी कि किसी भी महिला को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी रेणु भाटिया, महिला आयोग की चेयरपर्सन, जिनकी अभी अभी कल ही नियुक्ति हुई है। तो उनका साफ कहना था कि शोषण का शिकार होने वाली महिलाओं के प्रति उनकी प्राथमिकताएं होंगी और वो सरकार का धन्यवाद करती हैं जिन्होंने इतना बड़ी जिम्मेवारी उनको दी है और उन पर विश्वास जतलाया है। वो उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। कैमरामैन मजीद के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, फरीदाबाद। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।